Okay, today we are doing the NCERT questions. So please open your book at page number 160. Okay, बेटे question number 1 देखिए. What are macromolecules? And give example. ठीक है, what are macromolecule means आपसे उसने किसकी डेफिनेशन पूछी है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन पूछी है. ठीक है, और उसके आपने एग्जांपल भी देने हैं. तो यहाँ पर हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन देंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड दे अकर इन द कोलाइडल स्टेट. ओके बेटे, कोलाइडल स्टेट में मिलते हैं हमें किसी भी इंटरसेलुलर फ्लूइड में. और मैक्रोमोलिक्यूल्स दे आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, ऐसा ही है. जो भी हमारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सिंपलेस्ट मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने हुए हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं उनकी पॉलीमराइजेशन होने के बाद बनी है. ठीक है, और एग्जांपल्स के अंदर आपको अगर अच्छे से याद है तो आपको बताया था कि व्हेन वी डू द केमिकल एनालिसिस तो हमें दो चीजें मिलती हैं, वन इज फिल्ट्रेट एंड अदर इज रिटेंटेट. तो जो फिल्ट्रेट होता है उसमें हमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 800 डाल्टन जो है उससे कम है. ठीक है बेटे, जबकि वो कहता है कि जो हमारे पास यहाँ पर रिटेंटेट है, जो फिल्टर पेपर में रह गया है, जो रिटेंटेट है जिसको हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला था, उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं. और उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है. तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, पॉलीसेक्राइड्स आ जाएंगे विच आर द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है बेटे, प्रोटीन्स जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स. और इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगी विच आर नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल है. इसका आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सारे सेंड कर देनी पीपीटी बाद में बेटे. ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनेंगे. तो उसके बाद वो कहता है कि इसमें लिपिड्स भी होते हैं. वो मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा नहीं है. ठीक है, 1000 डाल्टन से भी कम वेट रखते हैं. पर वो लिपिड्स जो है वो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ कैसे आ गए हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि दे आर द कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड व्हेन वी ब्रेक दे सेल्स तो ये सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट जो लिपिड्स होते हैं उनके वेसिकल्स बन जाते हैं. और क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं, नेचर में हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो इसलिए वो कहता है कि वो रिटेंटेट के अंदर ही रह जाते हैं और वो फिल्ट्रेट में नहीं जाते. ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई नई बात नहीं है इसमें. देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बॉन्ड से रिलेटेड है, ऐसे ही आ जाएगा पेपर में जैसे पूछा हुआ है. ठीक है, इलस्ट्रेट अ ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड एंड अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. आपने तीनों तरह के बॉन्ड जो है उनके केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. ठीक है बेटे, अब देखो ये प्रैक्टिस करने से हमें ये चीजें आएंगी, हमने बार बार ये बॉन्ड जो है इसको ड्रॉ करके देखना है. तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में उसने बताया हुआ है आपको. ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है उसमें देखो हमने दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिए हैं यहाँ पर, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो मोनोमर्स को डेजिग्नेट कर रही है. अब देखिए यहाँ पर आपको बताया था कि ग्लूकोज एक हेक्सोस मॉलिक्यूल होता है, तो इसका मतलब उसमें 6 जो है पोजीशन वाला एक रिंग, एक हेक्सागन रिंग प्रेजेंट है. और जहाँ पे भी OH ग्रुप अटैच है वहां पे सारी जगह पे कार्बन प्रेजेंट है और एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है जो यहाँ पे ऑक्सीजन है. ठीक है बेटे, तो 5 पोजीशन पे कार्बन है और एक पोजीशन पे एक हेटेरो एटम यहाँ पे प्रेजेंट आपको नजर आ रहा है. तो उसके बाद देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि दो एडजेसेंट कार्बन जो है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 ये मेरा चौथे नंबर वाला कार्बन है बेटे. और अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करनी शुरू की है तो ये कार्बन 1 है ना, उसी तरीके से ये फर्स्ट वाले रिंग में ये कार्बन 1 है. तो देखो कार्बन नंबर 1 के बीच में और कार्बन नंबर 4 के बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड डेवलप होता है. और कैसे डेवलप होगा, तो दोनों कार्बन में से आपने एक कार्बन में से H उठा लेना है और दूसरे में से OH उठा लेना है. तो H और OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, वो रिमूव हो जाएगा और बाकी जो भी चीज बची है वो अटैच हो जाएगी. तो देखो यहाँ से मैंने H लिया है, यहाँ से मैंने OH लिया है, तो ये वाटर चला गया है. और ये जो ऑक्सीजन का एटम रह गया था उसकी हेल्प से ये दोनों एडजेसेंट कार्बन से अटैच हो गए हैं. तो इस तरह से डेवलप होने वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, ठीक है बेटे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है.
तो इजीली ये सब बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा OH ग्रुप के अलावा यहाँ पे H भी प्रेजेंट होते हैं, हमें फुल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखेंगे कि जो कार्बन नंबर 5 है उसके ऊपर यहाँ पे CH2OH ग्रुप अटैच है, बाकी सारी जगह पे कार्बन के साथ OH अटैच है और एक ऑक्सीजन रिंग के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बाद हमें पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किस में डेवलप होते हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर डेवलप होते हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता है। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स। तो आपको पता है कि उसमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है जो एक टेट्रावेलेंट कार्बन एटम है, और टेट्रावेलेंट कार्बन एटम जो है उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके बेटे, तो अब देखो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरी वाली अमाइनो एसिड के कौन से ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा, NH2 ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ से ये OH उठा लेंगे हम, और यहाँ से हमने एक H लिया है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। तो वाटर इस रिएक्शन में से रिमूव हो जाता है, ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। और देखो क्या चीज बच गई है हमारे पास, CONH बच गया है, तो वो यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच कर देगा। तो इस तरीके से CONH टाइप ऑफ लिंकेजेस जो है उनको हम पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। ओके बेटे, तो उसके बाद देखो ये ग्लाइकोसिडिक मैंने फिर से एक बार बना दिया था, मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि शायद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इसमें भी मैंने 2 मोनोसेक्राइड लिए हैं। अब कार्बन नंबर 2 एडजेसेंट कार्बन जो है उनमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दिया मैंने, ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो है वो अटैच हो जाएंगी। तो COC टाइप ऑफ लिंकेजेस जो होती है, देखो C यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस जगह पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, तो इस लिंकेज का नाम हो जाएगा COC, इसलिए ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है बेटे। न्यूक्लिक एसिड्स जो है उनमें कौन से बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होते हैं। तो कहते हैं कि आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो हमेशा जो है डबल स्टैंड की फॉर्म में होती है, हम RNA की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में DNA जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ मैं DNA के रेफरेंस में कह रही हूँ कि अगर हमारे पास DNA ऐसा न्यूक्लिक एसिड है तो उसके 2 स्टैंड होंगे, और दोनों ही स्टैंड्स जो है उसमें आपको बताया था कि शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है बेटे। तो देखो यहाँ पर ये शुगर मॉलिक्यूल को डेजिग्नेट कर रहा है, ये वाला रिंग किसको डेजिग्नेट कर रहा है, शुगर मॉलिक्यूल को। तो एक पेंटागन रिंग है, देखो 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, और 5th पोजीशन पे यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कार्बन नंबर 4 के ऊपर यहाँ पे CH2OH है उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो गया है इसलिए वो H वाटर की फॉर्म में निकल गया है, इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही है। अदरवाइज यहाँ पे CH2 के साथ OH होना था, ठीक है बेटे। तो याद रखिए अभी इस 2 मिनट के लिए इस फॉस्फोरस वाले को भूल जाइए, जो फॉस्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन एटम अटैच है उनको भूल जाइए 2 मिनट के लिए, और याद रखें कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर यहाँ पे CH2OH ग्रुप मौजूद है। ओके बेटे, तो इसी तरह की एक दूसरी मैं न्यूक्लिक एसिड लेकर आऊंगी, उसमें भी उसी तरह से कार्बन नंबर 4 के ऊपर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब मैंने कुछ भी नहीं करना है, ये जो CH2OH है उसमें से या तो मैं अकेला H ले लूं या पूरा OH ले लूं, और यहाँ पे जो कार्बन नंबर 3 है, देखिए किसी भी न्यूक्लिक एसिड का कार्बन नंबर जो 3 है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसमें से मैं OH उठा लूंगी। ओके बेटे, तो मैंने अभी आपको बोला इसमें से मैं अगर मैं H ले लेती हूँ CH2OH में से, और इसमें से मैं OH उठा लेती हूँ, तो फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है बेटे, ये सेंटर में इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन में से अगर O यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब मैंने यहाँ से OH ले लिया है और इसमें से मैंने H लिया है, और इस तरह से PO4 जो ग्रुप है वो यहाँ पर, ठीक है, बन जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो गया है, दोनों न्यूक्लिक एसिड ज्वाइन हो गई है बिकॉज हमारे पास 2 स्टैंड है। तो इस तरह का बॉन्ड एक यहाँ पे बना है, इसी तरह का एक बॉन्ड जो है वो दूसरे स्टैंड पे भी बनेगा। तो इस तरीके से दोनों जो न्यूक्लिक शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो किसकी हेल्प से अटैच हो जाएंगे, PO4 मॉलिक्यूल की हेल्प से अटैच हो जाएंगे, और इस तरह से डेवलप होने वाला जो बॉन्ड है जो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में डेवलप होता है 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के, उसको फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एक एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बने हैं, तो 2 एस्टर बॉन्ड बने हैं इसलिए फॉस्फोडाई एस्टर बोलेंगे, ठीक है बेटे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या कहता है।
ठीक है बेटे। तो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो ये बताता है कि प्रोटीन के जो लॉन्ग थ्रेड्स हैं, जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं प्रोटीन्स की, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड हो रखी हैं। और उसमें से कुछ चेन्स जो हैं, कुछ प्रोटीन थ्रेड्स जो हैं, अगर बीच में से ओपन हो जाते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका अपीयरेंस हमें कैसे नजर आता है, हॉलो वुलन बॉल की तरह नजर आता है। ठीक है, जैसे ऊन का एक गोला होता है और वो खुल जाता है, तो उसके कुछ ओपन थ्रेड्स आपको नजर आते हैं और कुछ बाइंडेड थ्रेड्स आपको नजर आते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये हमें 3 डायमेंशनल व्यू देता है प्रोटीन्स का। ठीक है बेटे। अब वो कहता है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है स्ट्रक्चर की, कि जब प्रोटीन अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको न्यूमरस फोल्ड या पॉकेट्स नजर आती है, और ये पॉकेट्स और न्यूमरस फोल्ड्स जो हैं वो एक्टिव साइट्स की तरह बिहेव करती हैं। और हर एक एंजाइम में एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हमेशा याद रखिए कि जब प्रोटीन्स अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होंगे तो वो एंजाइम की तरह बिहेव करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में वो एंजाइम की तरह बिहेव नहीं करते। यहाँ पे आपको उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सो मेनी fold and pocket like structures are present which act as the active site, and these active sites they later bind the substrate and catalyze the chemical reaction. So here in the tertiary structure the proteins they behave as enzymes. Okay बेटे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिखने में लंबा है, अंदर कुछ नहीं है उसके। कहता है कि प्रोटीन्स हैव अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, and if you are given a method to know which amino acid is at either of the two terminal ends of a protein, can you connect this information to purity or homogeneity of a protein? ठीक है, कहता है कि अगर आपको प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया गया है और आपको एक ऐसा मेथड बताया जाता है जिसमें आपको ये बोला जाता है कि प्रोटीन जो है, पूरा का पूरा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसके टर्मिनल पोजीशन पे कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स जो है वो अटैच हैं, तो क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हैं कि वो प्रोटीन जो है वो एक प्योर प्रोटीन है, ठीक है, या होमोजीनियस है। तो उसके बारे में देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि इफ वी गिवन अ मेथड टू नो द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स वी कैन कनेक्ट दिस इंफॉर्मेशन टू द प्योरिटी ऑफ ए प्रोटीन। क्योंकि कहते हैं कि अगर हमें एक्यूरेट सीक्वेंस पता है अमाइनो एसिड का किसी भी प्रोटीन के अंदर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, हमें पता लग जाएगा कि हर एक जगह पे कौन सी अमाइनो एसिड अटैच होनी चाहिए थी। अगर हमें ये सीक्वेंस पता है तो जो भी हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, गिवन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर दिया गया है, जो आपको क्या है अननोन है, पर आप उस प्रोटीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर जानते हैं, तो आप उसमें दोनों जो प्रोटीन्स हैं, नोन वाला और अननोन वाला, उसकी अमाइनो एसिड्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। अगर किसी भी जगह पे अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कोई चेंज होंगी, ठीक है बेटे, तो अगर कोई भी अमाइनो एसिड चेंज हो जाती है या कोई भी सीक्वेंस अमाइनो एसिड का चेंज हो जाता है, तो उस केस में आपके पास जो रेफरेंस प्रोटीन है, जब उसके साथ आप इस अननोन प्रोटीन को कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस जगह पे ये वाली अमाइनो एसिड होनी चाहिए थी पर उसकी जगह पे कोई और अमाइनो एसिड आ गई है। तो उसका जो है वो कहता है कि प्योरिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए अमाइनो एसिड का तो बनने वाला प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसका उसने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो उस एग्जांपल में उसने आपको ये बताया कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आपको बताया था ना कि दो तरह की चेन्स होती हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन होती है। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा चेन्स जो है उसमें काफी सारी अमाइनो एसिड्स होती हैं। तो अगर वो कहता है कि उनमें से कोई भी एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाए, तो देखो हीमोग्लोबिन जो है उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन की इन चेन्स में अगर कोई चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से आरबीसीज की शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आरबीसी कैसी शेप रखते हैं, बाई कन्वेक्स शेप रखते हैं। पर अगर वो कहता है कि कोई भी एक अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन को बनाने वाली चेंज हो जाए तो आरबीसी की शेप बाई कन्वेक्स से कैसी हो जाएगी, सिक्कल शेप हो जाएगी। ठीक है बेटे। तो इस तरह के जो सिक्कल शेप आरबीसीज होंगे वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे और डिस्टॉर्टेड आरबीसीज की शेप की वजह से पर्सन को एक डिजीज हो जाती है जिसको सिक्कल सेल अनेमिया कहते हैं। और सीवियर कंडीशंस में पर्सन जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चन से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि हमें एक अननोन स्ट्रक्चर दिया गया था प्रोटीन का, और हमें रेफरेंस में ये बताया जा चुका है कि इस प्रोटीन का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और टैली करेंगे कि कौन सी अमाइनो एसिड जो है वो उस जगह पे
कोई और होनी चाहिए थी और कोई दूसरी अटैच हो गई है, इसका मतलब जब भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है तो बनने वाला प्रोटीन भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हर एक जीन जो है वो एक प्रोटीन को बनाता है और वो प्रोटीन जो है उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स होती हैं. इफ देयर इज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, और उसका एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट है. ओके बेटे, अब देखो एक जनरल सा क्वेश्चन था, अगर आप इसका आंसर खुद देते तो आपको नहीं पता लगता, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हमने यहाँ पे 12th के सिलेबस में से उठाई हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई है लोअर क्लासेस में. अब देखिए कहता है कि फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड एज अ थेराप्यूटिक एजेंट्स एंड फाइंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन सच एज कॉस्मेटिक्स. ठीक है बेटे, अब देखो कहते हैं कि प्रोटीन्स जो है उसको हम कई तरह की थेरेपीज के अंदर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेंस प्रोटीन्स के नेम है. ठीक है, याद आ रहा है कहाँ पे ये प्रोटीन सुने थे हमने, जब 10th क्लास के अंदर आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया था, ब्लड कोएगुलेशन के बारे में, तो आपको बताया था कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर थ्रोम्बिनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड फिब्रिनोजेन जो है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं फिब्रिन में, ऐसा ही था ना कुछ. तो ये वाले जो एंजाइम होते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि थ्रोम्बिन एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बताइए कौन सी डिजीज थी वो, उसको मैंने एक नाम दिया था, याद है कुछ. एक डिजीज हो जाती है जिसमें पर्सन की बॉडी में से ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है एंड फाइनली पर्सन की डेथ हो जाती है, और ये भी बताया था कि वो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के अंदर वो डिजीज है. भूल गए इतनी जल्दी. ठीक है बेटे, डिजीज का नेम है हीमोफीलिया, और उसको हम सिंपल वर्ड्स में ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं. उसका मैंने तुम्हें उस समय वो भी बताया था कि वो डिजीज पहली बार डॉक्टर को कैसे पता लगी थी. एक डेंटिस्ट के पास एक बच्चा गया था और उस डेंटिस्ट ने जो सर्जरी की थी उसके टीथ की, उस दौरान वो जो भी बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज उसका ब्लड नहीं रुका था सर्जरी के बाद. ठीक है, तो उससे हमें ये पता लगा था. तो देखो थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेंस जो है, इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से हम इनकी कल्चरिंग करके इन एंजाइम्स को ग्रो करवा लेते हैं, और ऐसे पेशेंट्स जिनमें हीमोफीलिया डिजीज है, ठीक है, उनके अंदर इन्हें हम इंजेक्शन के जरिए डालते हैं. तो फिर इस तरह के पर्सन जो है उनमें ब्लड क्लॉटिंग का जो फिनोमिना है उसको रिगेन किया जा सकता है अगर उनमें वो जीन डिलीट हो गया हुआ है जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है बेटे, उसी तरह से कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, खास तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है. और आपको अगर याद हो, कभी आपने सुना है तो आपको बताया था कि हर एक एंटीजन जो है उसके लिए करेक्टरिस्टिक एंटीबॉडीज जो है आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है. तो जब भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड चढ़ाया जाना है, जिसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, तो इन एंटीजन और एंटीबॉडीज की मैचिंग की जाती है. ठीक है, तो अगर हम इन एंटीजन एंटीबॉडीज को मैच नहीं करेंगे तो ब्लड सेल्स की क्लम्पिंग हो जाएगी, यानी अपने ही ब्लड सेल जो है वो जो आपने नया ब्लड चढ़ाया उसके सेल्स को क्या करने लग जाएंगे, बीट करने लग जाएंगे, और उस केस में पर्सन जो है उसको बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो उसकी लेटर ऑन जो है सर्वाइवल के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, उसके बाद देखो इंसुलिन के बारे में बताया हुआ है, आप यहाँ पे बॉदर ना करें, हम एंटीजन एंटीबॉडीज के बारे में आपको हार्ट वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना ब्लड सर्कुलेशन का, उसमें डिटेल में बताएंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए इंसुलिन के बारे में उसने बताया है कि इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है मेंटेन करता है, और नेचर में कैसा है, एक प्रोटीन है. तो आपको पता है कि अगर किसी पर्सन में डायबिटीज हो भी जाती है, ठीक है, और उसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, तो हम उसको दूसरे तरीके से, हमारे पास एक टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, उससे हम इंसुलिन बनाकर उस पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं. ठीक है, लास्ट में देखिए रेनिन एंजाइम की एप्लीकेशन उसने बताई हुई है कि बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, यानी बॉडी में जो नेसेसरी आयंस है उनकी कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है. ओके बेटे, फिर कहते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो बहुत सारी कॉस्मेटिक आइटम्स में भी यूज होते हैं. ठीक है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है उनके एलिमिनेशन में भी यूज होते हैं. कई बार आपकी सेल मेम्ब्रेन्स में आयोनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिसे बायोलॉजिकल बफर्स कहते हैं. ठीक है, न्यूट्रल मीडियम मेंटेन करते हैं सर्टेन केमिकल रिएक्शंस के लिए. तो कॉस्मेटिक्स का अगर आपने एग्जांपल देना है, आप फेस वॉशेस यूज करते हैं अपना फेस वॉश करने के लिए. ठीक है, आप अलग अलग तरह के जो है सोप्स यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं. तो आपने कभी सोचा है कि अगर आपके कपड़ों के ऊपर दाग लगे हुए हैं तो वो डिटर्जेंट से कैसे साफ हो जाते हैं. तो आपकी जो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं उसमें एंजाइम्स मिलाए हुए होते हैं जिनका नेम है लाइपेसेस,
और ये लाइपेसेस एंजाइम्स जो हैं वो आपकी ऑयली स्टेन्स जो है उनको पिक कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हाइड्रोफोबिक ही होती हैं, और इस तरह से आपका जो कपड़े होते हैं वो साफ हो जाते हैं। ठीक है बेटे, उसी तरह से वो कहता है कि सर्टेन टॉक्सिन्स की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, तो उनके रिमूवल को भी बॉडी जो है वो किसी न किसी मैकेनिज्म से उनको बॉडी में से रिमूव कर देती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर है हम, आपसे पूछा गया है ट्राइग्लिसराइड जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड किसका एग्जांपल है, एक लिपिड का एग्जांपल है। आपने ये बताना है कि वो कौन सी यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ट्राइग्लिसराइड इज अ ग्लिसराइड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। हम इसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का लेते हैं और उसका एस्ट्रिफिकेशन करवा देते हैं, यानी उसके अंदर COOR ग्रुप्स जो है उनको ऐड कर देते हैं, जिसमें कि 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये मेनली किसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, एनिमल फैट्स हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटे, ये उसका मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। 3 इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं यहाँ पर, R1, R2 एंड R3। और देखो इसका बड़ा स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो। ठीक है, प्रोपेन जो है उसमें वो कहता है कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल एटम आ गए हैं, तो ये ग्लिसरॉल बन गया है। ठीक है, 1 2 3 प्रोपेन, ट्राइऑल बोलेंगे ना इसको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। देखो 1 2 3 प्रोपेन है और ट्राइऑल है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए फैटी एसिड है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले ग्रुप को ध्यान से देखो, जहाँ पे कर्सर जा रहा है COR। ठीक है, और एक तरफ पे यहाँ पे OH ग्रुप है, तो अगर इसको बंद कर दिया जाए तो फिर ये एस्टर ग्रुप बन जाता है। तो हमने क्या किया, सिंपली ये दो यहाँ पे लिए हैं मॉलिक्यूल्स और उनका एस्टरिफिकेशन कर दिया है, उसमें एस्टर ग्रुप का एडिशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये O एटम एज इट इज है, इसमें से मैंने 3 H उठा लिए यहाँ से। ठीक है बेटे, और दूसरा वाला ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल था ना, उसमें से मैंने तीनों के OH ले लिए और यहाँ से तीनों H ले लिए। ठीक है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे यहाँ पर, 3 वाटर मॉलिक्यूल चले जा रहे हैं। देखो ये H और ये OH मिलके 1 वाटर मॉलिक्यूल, फिर ये HOH 1 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी 3 वाटर मॉलिक्यूल चले गए, और बाकी सारे जो है इनको अटैच कर दिया और हमारे पास ट्राई एस्टर बन गए हैं ग्लिसरॉल के, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ठीक है, वेरी इजी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हम, कहते हैं कि कैन यू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड और योगर्ट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो कहता है कि जब मिल्क जो है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो आपने ये बताना है कि प्रोटीन्स के बेसिस पे क्या चेंजेस होती होंगी स्ट्रक्चर में। तो देखो प्रोटीन्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, हमें मालूम है, और किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। और प्रोटीन्स जो है उसके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं, वो भी हमें मालूम है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटे, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको पता है लीनियर फॉर्म में होता है, उसमें काफी सारी अमाइनो एसिड्स जो है पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उस पॉलीपेप्टाइड चेन के कुछ फोल्ड बन जाते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, कुछ फोल्ड बन जाते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कुछ फोल्ड्स ओपन होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा इंटरबाइंड होते हैं। ठीक, अब वो कहते हैं कि इस बेसिस पे हमें ये पता लगता है कि जो मिल्क है, जब तक वो मिल्क की फॉर्म में प्रेजेंट है बेटे, ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि जब उसने कर्ड या योगर्ट की फॉर्म ले लेनी है, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। देखो ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर तो आपको मालूम ही है, अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होता है। तो देखो मिल्क के बारे में मैंने लिखा है कि मिल्क जो है उसके अंदर प्रोटीन्स का कैसा स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। पर जब ये मिल्क जो है वो कर्ड या योगर्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो उस समय जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है, ठीक है, क्योंकि देखो जब हमने कर्ड जमाना है, दही जमाना है, तो आप क्या करेंगे, मिल्क को थोड़ा सा हीट करेंगे, और आपको मालूम है कि अगर हम प्रोटीन्स को हीट करते हैं तो उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब वो कर्ड बनेगा तो मिल्क का डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो इनिशियली उसका स्ट्रक्चर कैसा था, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था। अब वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से किस में आ जाएंगे, फाइब्रस प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो डीनेचुरेशन के प्रोसेस की वजह से क्या होगा, मिल्क जिसमें कि उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, वो डिस्ट्रॉय होकर प्रोटीन्स अपने पुराने स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, जो उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एंड विच इज द फाइब्रस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है बेटे, अगर ये क्वेश्चन आपको सीधा करने के लिए दे दिया जाता तो आप नहीं कर पाते। अब आपको इजीली पता लग गया है कि मिल्क यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर दर्शाता है प्रोटीन का, पर जब आप उसे हीट करेंगे तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर से प्रोटीन अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाएंगे, जो लीनियर फाइबर्स की फॉर्म में है। ओके बेटे,
अब यहाँ पे देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री लैब के रिगार्डिंग पूछा गया है। कहता है कि अटेम्प्ट टाइट्रेटिंग an amino acid against a weak base and discover the number of the dissociating or ionizable functional groups in the amino acid। ठीक है, आपने सिंपल टाइट्रेशन करनी है क्योंकि अभी आप स्कूल गए ही नहीं है, इसलिए आपने टाइट्रेशन अपैरेटस नहीं देखा हुआ। पर आपको बता दिया जाए कि टाइट्रेशन के लिए हम एक लॉन्ग ट्यूब यूज करते हैं जिसको हम ब्यूरेट कहते हैं, और उस ब्यूरेट में हम सॉल्यूशन फिल कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे हम उसके एक कोनिकल फ्लास्क रख लेते हैं और हम उस सॉल्यूशन का जो है टाइट्रेशन करते हैं किसी भी बेस या एसिड के साथ। तो कहते हैं कि आपने यहाँ पे एक बेस लिया है और अमाइनो एसिड जो है उसका टाइट्रेशन उस बेस के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आपको ये अमाइनो एसिड जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है बेटे, और उसको किसी वीक बेस के साथ उसका जो है टाइट्रेशन करेंगे तो आपको क्या पता लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है टाइट्रेटिंग अ न्यूट्रल और अ बेसिक अमाइनो एसिड। आपको पता है कि अमाइनो एसिड तीनों तरह की हो सकती है, बेसिक भी है, न्यूट्रल भी है, एसिडिक भी है। तो अगर आप न्यूट्रल या बेसिक अमाइनो एसिड लेते हैं और उसको टाइट्रेट करते हैं एक वीक बेस के अकॉर्डिंग, तो उस केस में वो कहता है कि एक फंक्शनल ग्रुप में जो है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप का डिसोसिएशन हो जाएगा। पर अगर आप टाइट्रेशन जो है वो किसी एसिडिक अमाइनो एसिड की वीक जो है बेस के साथ या एसिड के साथ करते हैं तो उस केस में वो कहता है कि दोनों या दो से ज्यादा जो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है उनका डिसोसिएशन होगा। तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का जो है टाइट्रेटिंग एजेंट ले रहे हैं। अगर आप वीक बेस ले रहे हैं और जिसको टाइट्रेट कर रहे हैं वो बेसिक या न्यूट्रल अमाइनो एसिड है तो सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप डिसोसिएट होगा। पर अगर आप कोई एसिड यूज कर लेंगे उसकी जगह पे और एसिडिक अमाइनो एसिड उसका टाइट्रेशन करेंगे तो आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस अमाइनो एसिड में वो डिसोसिएट हो जाएंगे। ओके बेटे, तो ये तो जब आप टाइट्रेशन करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे। अब हमसे ड्रॉ करने के लिए बोला गया है अमाइनो एसिड एलेनाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है बेटे, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिंपल फॉर्मूला हमें अमाइनो एसिड का पता है कि सेंटर में कार्बन एटम है, लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 ग्रुप है और राइट हैंड साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। ठीक है, एक पोजीशन पे ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अगर आपको याद हो तो नीचे वाली पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था। अगर अल्काइल ग्रुप जो है उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप है तो बनने वाली अमाइनो एसिड हमारी एलेनिन है। ठीक है बेटा, 3 अमाइनो एसिड दी हुई है ना, तो उसमें से हमसे एलेनिन पूछी गई है। अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो बनने वाली अमाइनो एसिड एलेनिन। अब आपसे कहते हैं कि व्हाट आर गम्स मेड ऑफ, इज फेविकोल डिफरेंट फ्रॉम गम्स। ठीक है, तो अगर हम गम्स की बात करें तो गम्स जो है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की एक वैरायटी है और उसमें सारे एटम्स कार्बन या ऑक्सीजन के नहीं है, कुछ हेट्रो एटम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर मेड अप फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इसमें एक या एक से ज्यादा प्रकार के मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं जो इस हेट्रोपॉलीसेक्राइड को बनाते हैं। पर अगर हम इसके कंपैरिजन में फेविकोल की बात करें तो फेविकोल जो है उसमें पॉलीसेक्राइड्स ही नहीं होते, इसके अलावा उसके अंदर पॉलीविनल अल्कोहल होती है। ठीक है, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो ग्लू जैसा नेचर जो है वो शो करते हैं। तो ये पॉलीसेक्राइड नहीं होते यहाँ पर, इसमें पॉलीविनल अल्कोहल होते हैं। ठीक है बेटे, अब ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आ सकता था क्योंकि क्वेश्चन का आंसर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने खुद ही उसके आंसर लिख दिए हैं। अब देखो बेटे, क्वालिटेटिव टेस्ट करना है हमने प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, ऑयल के लिए और अमाइनो एसिड के लिए। तो ये टेस्ट हमें लर्न करने पड़ेंगे, चैप्टर में नहीं दिए गए हैं। बाययूरेट टेस्ट जो है वो हम प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो जब भी आप कोई भी प्रोटीनेशियस मटेरियल लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक ग्राम्स ले लिए, काले चने ले लिए और उसके अंदर मैं क्या डालूंगी, यहाँ पर बाययूरेट एजेंट डालूंगी। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अगर बाययूरेट एजेंट को डालने के बाद मेरे पास लाइट ब्लू या पर्पल कलर डेवलप होता है सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब जिस चीज का मैं टेस्ट कर रही हूँ वो प्रोटीन है। ठीक है बेटे, ये लैब में आपको केमिस्ट्री वाले मैम करवाएंगे। जब भी आप लैब के अंदर जाएंगे तो आपने याद रखना है बाययूरेट टेस्ट हम करते हैं प्रोटीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर ग्रीस टेस्ट हम ऑयल के लिए करते हैं। कोई भी हम ऑयल्स जो है ये आपने किया हुआ है छोटी क्लास में, ठीक है बेटे, 7th 8th में किया होगा क्योंकि मैंने भी करवाया था छोटे बच्चों को। तो उसमें हम कोई भी एक पेपर ले लेते हैं और उसके ऊपर जो भी हमारे पास ऑयल या फैट है उसकी एक लेयर उसके ऊपर लगाते हैं तो पेपर कैसा हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि जो चीज हमने पेपर पे अप्लाई की है वो फैट या ऑयल है। ठीक है, तीसरा टेस्ट हमारा निनहाइड्रीन टेस्ट है। तो निनहाइड्रीन सॉल्यूशन जो है उसको हम ऐड करेंगे
ठीक है, अमाइनो एसिड के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो कोई भी एक अमाइनो एसिड ले लेंगे, उसमें निन हाइड्रिन रिएजेंट हमारी केमिस्ट्री लैब में होता है, उसको ऐड करेंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो जल्दी ही पिंक कलर ले लेती है या ब्लू और पर्पल कलर ले लेती है, डिपेंड करता है कि कौन सी अमाइनो एसिड आपने यूज की है। तो हमें पता लग जाता है कि ये किसका टेस्ट है, अमाइनो एसिड का टेस्ट है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। कहता है कि फाइंड आउट हाउ मच सेलुलोज इज मेड बाय ऑल द प्लांट्स इन द बायोस्फीयर and compare it with how much of paper is manufactured by man, and hence what is the consumption of the plant material by man annually and what are loss to the vegetation। ठीक है, तो एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अप्रोक्सीमेटली कहता है कि 100 बिलियन टन सेलुलोज जो है वो प्लांट्स के द्वारा हर साल बनाया जाता है, और उसमें से कहता है कि 17 फुल ग्रोथ ट्रीज जो है वो 1 टन पेपर बनाती है, और ट्रीज आर आल्सो यूज्ड टू फुलफिल द अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन। ठीक है, तो मैन जैसे कई पर्पस के लिए ट्रीज को यूज करता है, टिम्बर के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, पेपर तो वो से लेता ही है। तो इस तरह से कहते हैं कि एनुअल कंजप्शन प्लांट मटेरियल का कितना मैन के द्वारा यूज किया जाता है, ये काफी डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। ठीक है, बस हमें इतना याद रखना है कि काफी ज्यादा अमाउंट पे सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, पर उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो है उसका मैन अपने अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर लेता है। तो ये जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब आपसे एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं सीधे सीधे, तो आपका मैंने काफी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी है। एंजाइम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफी होता है क्योंकि वो टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है बेटे, वो हमेशा बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, याद रखिए। वो केमिस्ट्री में अदर केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज नहीं करते, वो सिर्फ लिविंग सिस्टम में काम करते हैं। एंजाइम्स जो है वो किसी भी रिएक्शन को कभी इनिशिएट नहीं करते, याद रखिएगा। एंजाइम से कोई रिएक्शन शुरू नहीं होती है, ठीक है, और वो सिर्फ रिएक्शन का जो रेट है उसको कैटालाइज करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं। ओके बेटे, फिर कहता है कि एंजाइम जो है वो किसी भी बायोकेमिकल की रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। आपको बताया था, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ये रिएक्शन नॉर्मल तरीके से हो तो 1 घंटे में आपको 200 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं कार्बोनिक एसिड के। ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड रिएक्शन है, पर अगर इसमें एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स आ जाए तो फिर वो कहता है कि फ्यू सेकंड्स के अंदर आपको 600,000 जो है आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की वजह से कार्बोनिक एसिड। ओके बेटे, फिर कहता है कि डायरेक्शन जो है उसमें एंजाइम कोई फेरबदल नहीं करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर देखिए ज्यादातर एंजाइम्स जो है वो हाई टर्नओवर रखते हैं। तो टर्नओवर क्या होता है किसी भी एंजाइम का? टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स को वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको उसका टर्नओवर कहते हैं हम। तो टर्नओवर जो है एंजाइम्स का, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस पर्टिकुलर एंजाइम की एफिशिएंसी बताता है आपको। ठीक है, तो कुछ ऐसे एंजाइम है जिनका पर सेकंड जो है टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं। ओके बेटे, अब देखो एंजाइम्स जो है वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, मैंने आपको बताया था। हर एरे गैरे सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड नहीं करते, उनका अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जिससे उन्होंने बाइंड करना है। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको पता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करते हैं। लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। ठीक है, अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो कैसे पीएच पे शो करते हैं? 6 to 8 पीएच पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, जो कंपैरेटिवली जो है लेस एसिडिक पीएच है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने से एंजाइम रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, पर एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचने के बाद वो फर्दर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने से आगे रिएक्शन का रेट नहीं इंक्रीज। ओके बेटे, सारे क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो कुछ ऊटपटांग से क्वेश्चन थे जो हमारे किसी काम के नहीं थे। जैसे उसने पूछा था कि कुछ कंपनीज के नाम बताओ जो स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब बनाती है, हमने क्या करना है ये जानकर। ठीक है, तो वो हमने नहीं उसमें से ऑमिट कर दिया। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो इंटरनेट में जाके कंपनीज दुनिया भर की है उनके नेम फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, जो काम के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके रिगार्डिंग एक असाइनमेंट बना के आपको भेजी जाएगी कि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है बेटे, अब ये आज पीपीटी आपको आ जानी है, आपने इसको फेयर कॉपी के अंदर कर लेना है सभी स्टूडेंट्स ने,
और बॉन्ड खुद बना के देखते हैं, फिर उसका वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको बना